तो हमने जो है किया है एनर्जी ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, एनर्जी किस दो फॉर्म में ट्रेवल खासकर कर सकती है, थ्योरी जो से रिलेटेड है, क्वांटम है और वेव फॉर्म है। वेव क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, तो यानी एनर्जी जो है बिग बैंग जैसे हमने क्या कि एनर्जी ही है यूनिवर्स में। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म लेती रहती है और डिफरेंट चीजें यानी मटेरियल जो होता है, मैटर जिसको है, मैटर क्रिएट करती रहती है एजैम और जैम। ठीक है, एनर्जी ही एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में तो होती ही है, लेकिन डिफरेंट मैटर भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो वो हर तरह के मैटर में भी अवेलेबल है, और जहां पे मैटर नहीं है यानी जिसको हम बोलेंगे निर्वात है, बिल्कुल रिक्त जगह है, वहां पर भी एनर्जी रहती है, वहां पर भी एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है अगर बड़े पैमाने पे बात करें। ठीक है, साइंस के फॉर्म में तो वही है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, लेकिन हम नॉर्मल हिसाब से बात करें। ठीक है, एक जो एनर्जी कैसी है, जो अजैय फॉर्म में है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ये सारी मान लो हीट एनर्जी है, तुम्हारी लाइट एनर्जी है, और तुम्हारी ये सारी विद्युत ऊर्जा है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं वो अजैविक है। ठीक है, यानी ये चीजें अजैविक वस्तुओं में, अजैविक प्रोसेस जो होती हैं, ठीक है, उनमें ही देखने को मिलती है। और दूसरी तरह की जो एनर्जी होती है, जो सूक्ष्म है, जो जीवों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी वो जो जीवों में या जीवित चीजों में या जैविक फॉर्म में जो तुम्हें एनर्जी मिलती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसके बारे में हम जैसे कम ही बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऊर्जा का मतलब हम उसी ऊर्जा से लेते हैं। ठीक है, तो वो ऊर्जा किस वे में काम करती है, तो वो ऊर्जा अजैविक ऊर्जा दूसरी तरह के मैटर क्रिएट करती है, और जो है जैविक ऊर्जा है, ठीक है, वो थोड़ा सा दूसरे तरह का मैटर है। अब जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वसा है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जो क्रिएट होती हैं, और इनसे जो एनर्जी बनती है यानी वो जैविक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं अब तक जो हमने की है। अब आते हैं, ठीक है, एनर्जी है हमारे पास, यूनिवर्स में एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी के बिना जो भी ये जो हमारा यूनिवर्स है वो गतिशील है, डायनेमिक है। ठीक है, तो वो केवल और केवल ऊर्जा की वजह से है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि कई तरह की जो है बिग बैंग के बाद बहुत तरह का मैटर क्रिएट हुआ है। ठीक है, बहुत तरह का मैटर क्रिएट हुआ है। तो सिंपल न्यूट्रिनो से लेकर फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आगे उनसे एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जितने भी अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं। ठीक है, उन मान ले 110, 15, 20 तत्व से आगे मिलके क्या है, फिर हमने कहा कि यौगिक कंपाउंड बनते हैं, और फिर मिश्रित पदार्थ बनते हैं। तो यानी बहुत तरह के जो पदार्थ हैं। अगर हम सिर्फ पृथ्वी की ही बात करें, तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध है, जितना भी मनुष्य को ज्ञात है, 110-15 तत्व हैं, वो इतने कंपाउंड हैं, वही। तो हमें एग्जैक्टली अभी अपना पूरा पृथ्वी का भी नहीं पता है कि कितने तरह के पदार्थ अवेलेबल हैं, अजैविक पदार्थ हैं। ठीक है, और जीव कितने कितने तरह के अवेलेबल हैं, हमें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है अभी। ठीक है, तो यूनिवर्स की तो हम कहें ही क्या, दूसरे ग्रहों पर कोई जैसे जीवन मौजूद है नहीं है, दूसरे जो तारे हैं उनका जो जैसे अपने यहाँ पे सौर मंडल है, उन वहां पर क्या है। तो यूनिवर्स का तो पता ही नहीं है कि कितने तरह का जो है मटेरियल होगा, कितने तरह का मैटर होगा। अभी हमें जो है पदार्थों की 4 ही स्टेज ज्ञात है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और चौथी प्लाज्मा है। उसके आगे भी कुछ अलग रूप में भी मैटर मिलते हैं या नहीं है, अब तक हमें ज्ञात नहीं है, यानी हमारी समझ यहीं तक है। हो सकता है कि क्या पता कितने तरह, कितने रूप में, अलग रूप में पदार्थ मिलते हो, लेकिन हमें जो ज्ञात है वो इतना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ भी है एनर्जी का सारा खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब हमने कहा था इस यूनिवर्स में अब आ गई हैं 2 चीजें,
एक मटेरियल आ गया, मैटर बन गया है, और दूसरी चीज है एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी वेव के फॉर्म में चलती है या क्वांटम फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये मैटर, जिसको मैटर का मतलब यहाँ पे ये है, अब ये डायमेंशंस ले रखी हैं। जो मैटर है ना उसकी डायमेंशंस होती हैं, एक निश्चित डायमेंशंस होती हैं, यानी वो प्रेजेंट है, ठीक है, यानी भौतिक तौर पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, जिसने एक विशेष एरिया या स्पेस घेर रखा है। यानी मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसने स्पेस को घेर रखा है, इतना स्पेस घेर लिया, तो अब ये प्रेजेंट है, मतलब यानी स्पेस घेर रखा है और विशेष समय में है, ठीक है, और एरिया घेर रखा है, उसने स्पेस घेर रखा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है कोई भी चीज। अब ये एनर्जी है और ये मैटर है, अब इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। अब ये यूनिवर्स में ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है वेव के फॉर्म में, खासकर हम बात करेंगे वेव की ही बात करेंगे। हमने कहा ना कंडक्शन कन्वेक्शन है, वो छोटे स्तर पे एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, छोटे स्तर पर, ठीक है। अगर यूनिवर्स के स्तर पे, बड़े पैमाने पर हम सेलेस्टियल बॉडीज के संदर्भ में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम रेडिएशन की खासकर बात करेंगे। तो ये जो एनर्जी है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, और उसके यहाँ पे यूनिवर्स में तरह तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके रास्ते में, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये टकराएंगे ना, ये आके आ रही है, ये टकरा रही है, तो कुछ ना कुछ, यानी दो चीजों के बीच में जो अंतर क्रिया हो रही है, ठीक है, एनर्जी का और ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मतलब कोई भी मैटर, ठीक है, वो मान लो द्रव्य हो, वो मतलब ठोस फॉर्म में हो, वो गैसियस फॉर्म में हो, या वो प्लाज्मा फॉर्म में हो, ठीक है। तो यानी कोई भी मैटर जो अवेलेबल है उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो जैविक हो या अजैविक हो। मैटर मतलब मैटर, मैंने कहा था मैटर दो फॉर्म में मिलता है, या तो अजैव चीजें मिलेंगी या तो जैव चीजें मिलेंगी। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी है, क्या है, ठीक है, तो वो भी एक मैटर है, और मान लो आपका पत्थर है, दीवार है, ठीक है, पेड़ पौधे, वो सारी चीजें मैटर है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स में जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है और यूनिवर्स में जो मौजूद ये मैटर है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब वो इंटरेक्शन किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे। जो सबसे पहली जो चीज है, अब मान ले जैसे सन है, ठीक है, सन है, और मान लीजिए ये अपनी अर्थ है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, यहाँ पे धरातल के ऊपर ये कोई पत्थर है, ठीक है, रॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान ली घर मान लो, पत्थर मान लो, कोई भी चीज मान ली, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक ये रॉक है, ठीक है। तो सूर्य से जो एनर्जी, जिसको ई आर बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में ई आर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ई आर आ रहा है वो वेव के फॉर्म में आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो ये एनर्जी और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ये मैटर, ये दोनों मिले हैं यहाँ पर, इसके ऊपर ये एनर्जी आ रही है। अब इनके बीच में क्या होगा, ठीक है। तो पहली जो संभावना है क्या है, एक जो प्रोसेस होती है इंटरेक्शन के बाद, क्या प्रोसेस हो सकती है, एब्जॉर्प्शन, पहली जो चीज होती है। तो क्या हो सकता है, अगर एनर्जी का और मैटर का इंटरेक्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्ब करना यानी सोखना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पहला क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्ब करना मतलब ये जो एनर्जी आई है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट ने उस एनर्जी को सोख लिया। एब्जॉर्ब करना यानी अपने अंदर समाहित कर लिया, ले लिया,
एनर्जी का इनटेक कर लिया, ले लिया अपने अंदर, ठीक है, एनर्जी मिल रही थी तो इसने अपने अंदर ले लिया। अब जो पहले इसका एनर्जी का लेवल होगा, ठीक है, मान लो इसके अंदर कुछ एनर्जी पहले भी होगी, हमने कहा ना कि एनर्जी तो हर एक चीज के अंदर है, इवन जो निर्जीव चीजें हैं उनके अंदर पहले भी कुछ एनर्जी तो होती ही है। तो ये दूसरी एनर्जी आई, ठीक है, जो उसका ऑलरेडी एनर्जी का लेवल था और ज्यादा ले लिया। अब जैसे कहो ना कि आपका कोई घड़ा है, पानी का है या ग्लास है, कुछ भी है, उसमें एक तो पहले ही अवेलेबल था, और डाल दोगे तो उसका सतर बढ़ जाएगा ना, उस पानी का सतर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये एब्जॉर्प्शन कर लिया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसे बाहर की एनर्जी के इंटरेक्शन से मिली है, उस एनर्जी को उसने ले लिया। तो अब इसने जो एब्जॉर्प्शन किया है तो इससे क्या होगा, उसका एनर्जी का लेवल बढ़ गया। अब इसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी अवेलेबल। वो एनर्जी किस रूप में मिल सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में आई है, और जिसके अंदर बहुत तरह की, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह की एनर्जी अवेलेबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हमने कहा कि लाइट एनर्जी भी अवेलेबल है, हीट एनर्जी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो जो क्या बोलते हैं, रेडियो टाइप की जो है वो भी है, एक्सरे भी है, तो बहुत तरह की जो वेव्स हैं या बहुत तरह की जो एनर्जी अवेलेबल है, तो इसने एनर्जी ले लिया, ठीक है। तो ये खासकर ये एनर्जी हीट के फॉर्म में जो हम महसूस कर सकते हैं कि इसका क्या इंटरेक्शन हुआ, हम नॉर्मल आदमी, ठीक है, तो किसी चीज का अगर इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनर्जी ज्यादा आ गई। अब जैसे तुमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, एनर्जी दे दी, अपने स्टोव पे रख के, गैस पे रख के, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमें इससे पता चला कि इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, तो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, एनर्जी का इनटेक कर लेते हैं, और उसकी वजह से इसकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। और जो कॉमन मैन, जैसे हम जैसे आदमी, जैसे जो देख नहीं पाते हैं, हम कोई साइंटिफिक वे से नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें पता चलता है। अब जैसे शाम के टाइम है, ठीक है, मान लो कोई पत्थर ठंडा था, दोपहर के टाइम अगर वो बिल्कुल गर्म होता है, यानी उसने एनर्जी ले ली, वो गर्म है, तो हम उससे अंदाजा लगा, वो गर्म है तो हमने अंदाजा लगा लिया इसके अंदर एनर्जी आई है, ठीक है। और कोई चीज ठंडी होगी, ज्यादा ठंडी ठंडी होती गई, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं इसके अंदर से एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। तो ये कॉमन जो है सेंस है हम लोगों की, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि एनर्जी का लेवल, यानी हीट, ये हीट एनर्जी बहुत कॉमन है, जिसको हम डायरेक्टली, क्योंकि हीट हम जैसे ही टच करते हैं, हीट को हम इजीली, यानी जैसे रेडियो वेव्स हमें नहीं पता चलेंगी, एक्सरे है उनको हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, तो ये या ह्यूमन है वो लाइट एनर्जी को इजीली देख पाते हैं, खासकर लाइट में भी जो हम देख पाते हैं ह्यूमन आई। अब आवल है दूसरी तरह की चीजों को देख पाता, हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, जिसमें वो 0.4 से लेके 0.7 जैसे माइक्रोमीटर तक का जो वो है, हम उसी रेंज के वेव्स हैं जिसको हम प्रकाश वेव्स कहते हैं, उनको देख पाते हैं। तो हम एक तो लाइट वेव्स को देख पाते हैं, दूसरा हम हीट को महसूस कर, हीट जो एनर्जी है उसको महसूस कर पाते हैं। बाकी की सारी रेज, बाकी की सारी तरह की वेव्स या किरणें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर होती हैं, हम उनको डायरेक्टली फील नहीं कर पाते, ठीक है, होती तो है लेकिन हम नहीं महसूस कर पाते, ठीक है। तो हम कॉमन मैन की तरह बात करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एनर्जी का इनटेक होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसकी हीट एनर्जी से, उसके अंदर जो हीट एनर्जी बढ़ गई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसने हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, सोख लिया है, क्लियर। तो पहला जो प्रोसेस होती है, इंट्रैक्शन जब होता है, तो कोई भी वस्तु एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, अपने अंदर ले सकती है, ठीक है। तो एक तरह का ये चीज, और ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके आसपास, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, सभी नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्ट हैं, उनका जब एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो हीट को हम नॉर्मल वैसे बात कर रहे हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एमिटेंस,
एमिट करना, एमिट, ठीक है, एमिट से ये एमिट, एमिट से बन गया एमिटेंस। ठीक है, तो दूसरा जो इंटरेक्शन, दूसरे टाइप का जो इंटरेक्शन हो सकता है एक एनर्जी और एक ऑब्जेक्ट के बीच में है, वो हो सकता है एमिटेंस। अच्छा, अब क्या होता है, कोई भी चीज यूनिवर्स में जो एब्जॉर्ब करेगी, मान लो ये ही इसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसने ले लिया, एनर्जी का इनटेक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, जो भी लेगा तो एमिट करना होता है छोड़ना, निकालना, ठीक है, एग्जिट करना। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर ये डेली सिर्फ एब्जॉर्प्शन करता रहे, है ना, आज सूरज निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, इसने एब्जॉर्प्शन कर लिया। मान लो इस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, एब्जॉर्प्शन करने का नेचर है, यानी एब्जॉर्ब करने की अक्षमता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये डेली सिर्फ एब्जॉर्ब करता रहा तो डेली एनर्जी में इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तो इसका जो हीट का लेवल है या एनर्जी का लेवल है बहुत, यानी ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अब ऐसे ही पृथ्वी है ना, रोज सूरज से अगर सिर्फ लेती रहे लेती रहे लेती रहे तो क्या चलेगा, तो रात के टाइम दोपहर तक लेती है और उसके बाद वो वापस से छोड़ देती है। आप लोगों ने हीट बजट किया होगा, ठीक है, तो वो बाद में छोड़ देती है। अगर वो कंटिन्यूसली लेती ही रहे तो जो आपका हीट का लेवल है, जो क्या बोलते हैं अर्थ का, वो कितना ज्यादा हो जाएगा, यानी इम्बैलेंस हो जाएगा, हद से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। और हद से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो यानी बैलेंस नहीं रहेगा, तो वहां पे अब लाइफ है, अब जैसे जीवन है या पानी है, वो कैसे रह पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी चीज एक बार जब एब्जॉर्ब करती है, जो एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या करती है, एमिट भी करती है। अब ये पदार्थ, ठीक है, इसने ले लिया, कुछ समय तक ये लेता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक टाइम तक ले लिया। अब जैसे कि अर्थ है, दोपहर तक है, 2 बजे तक ले लिया, जितना टेम्परेचर लेना था अर्थ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ले लिया, एनर्जी ले ली, और दोपहर 2 बजे के बाद धीरे धीरे, ठीक है, फिर वापस से धरती जो है छोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। ठीक है, जितना उसने लिया था एक्स्ट्रा, एक तो उसका खुद का, तो जितना हमने कहा ना कि यानी एक्स्ट्रा एनर्जी के आने से पहले भी कुछ उसकी खुद की एनर्जी थी, ठीक है। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ली है उतनी एनर्जी फिर ये धीरे धीरे करके क्या है, छोड़ देता है, ठीक है। और यही जो प्रक्रिया है वो एमिटेंस कहलाती है, ठीक है, तो यानी ऊर्जा का छोड़ना, ठीक है। ये क्यों होता है, ये ताकि बैलेंस में रहे, तो उस पदार्थ की जो ऊर्जा है वो बैलेंस में रहे, चाहे वो छोटा पदार्थ है जैसे हमने कहा एक रॉक है, या पृथ्वी जैसा बड़ा मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी पृथ्वी खुद है अपने जो है उसको उसका जो खुद का टेम्परेचर है उसको मेंटेन, ठीक है, दिन में एब्जॉर्प्शन होता है और फिर क्या है दोपहर के बाद एमिटेंस शुरू हो जाता है, वापस से छोड़ना शुरू कर देती है। अगर ना करे तो पृथ्वी है जो वो जो पृथ्वी जो ऑब्जेक्ट है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यानी एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, पदार्थ चीजों को यानी एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर क्या है कुछ देर गर्म होने के बाद कुछ कुछ घंटे उस एनर्जी को रखने के बाद वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करेगा, कि कोई ऑब्जेक्ट है जल्दी से ले लेता है, जल्दी से छोड़ देता है, कोई ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे लेता है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ता है, यानी लंबा समय लेने में भी लंबा समय लगाता है और फिर उसको छोड़ने में भी लंबा समय लगाता है। और कोई ऑब्जेक्ट है बहुत जल्दी से ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और फिर बहुत जल्दी से छोड़ देता है, ठीक है, क्लियर है। तो उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे रेत है, ठीक है, बालू रेत होता है, जैसे राजस्थान में है ना, ज्यादा गर्मी क्यों होती है, दिन के टाइम तो बहुत जल्दी रेत रेत जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और रात के टाइम पे
जितना जल्दी गर्म होगा कोई चीज वो उतनी ही जल्दी ठंडी। फिर रात के टाइम पे ठंड बहुत, दिन में खूब गर्मी और रात के टाइम पे खूब सर्दी, ठीक है, यानी बहुत ठंडा हो गया। लेकिन पानी है, पानी क्या है, धीरे धीरे करके गर्म होता है और फिर एकदम से भी ठंडा नहीं होता, फिर धीरे धीरे ही करके ठंडा होता है, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना देर में एब्जॉर्प्शन करेगा और कितना एब्जॉर्प्शन करेगा, थोड़ा करेगा ज्यादा करेगा, और कोई पदार्थ कितनी देर में एमिटेंस जो करेगा और कितना एमिटेंस करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट के, उसकी जो बनावट है, उस ऑब्जेक्ट का जो नेचर है, अब सैंड का जो नेचर है और जो वाटर है उसका जो नेचर है, या दूसरे जो पदार्थ है उनका नेचर है, यानी उस पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उनका एब्जॉर्प्शन का रेट कितना होगा, ठीक है, और एमिटेंस का रेट कितना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो एमिट करना, ठीक है, रात बाद में एक बार एब्जॉर्ब करने के बाद कोई पदार्थ पदार्थ छोड़ेगा, अब यहाँ पे सूरज नहीं छोड़ेगा, एब्जॉर्प्शन के लिए तो बाहर से एनर्जी आ रही है, एमिट कौन करेगा, वही पदार्थ जिसने एब्जॉर्प्शन किया, वो पदार्थ जब उसको छोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, एमिटेंस होगा। अब ये देखो, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है, और जब ये छोड़ रहे हैं ना, ये पदार्थ एमिट कर रहे हैं ऊर्जा को, तो ये भी वेव के फॉर्म में ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये भी वेव के फॉर्म में छोड़ रहे हैं। तो जो एमिट होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो भी वेव के फॉर्म में ही निकलती है, ठीक है। तो अगर सूर्य की ऊर्जा की बात करें, तो जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है, जिसको इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है, उसमें जो ऊर्जा आती है, वेव, मैंने कहा कि वेव तो सूरज से आने वाली वो भी वेव के फॉर्म में है, और उस पदार्थ से, ठीक है, मान लो पृथ्वी जब छोड़ेगी, पृथ्वी के पास तो खुद की ऊर्जा नहीं है, सूरज से ही आ रही है जो आ रही है, ठीक है, तो दिन में ले ली, फिर रात को बाद में दोपहर के बाद जब वो जो अर्थ है वो छोड़ेगी, वो भी क्या है, वेव के फॉर्म में ही छोड़ेगी, वो ऊर्जा जो निकलेगी वो भी वेव के फॉर्म में ही निकलेगी। तो क्या अंतर हुआ, क्या ये वाली वेव बराबर है और ये वाली वेव बराबर नहीं है। सूरज से जो ऊर्जा आती है उसमें 90% शॉर्ट वेवलेंथ होती है, 90% जो वेव होती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं। हमने कहा था ना, उस परसों की क्लास में हमने बात की थी, वेवलेंथ बिल्कुल छोटे छोटे, शॉर्ट मतलब यूं छोटी छोटी, और बड़ी बड़ी वेवलेंथ यूं बड़ी, ठीक है। तो सूरज से जो ऊर्जा आती है उसमें जो वेव होती हैं, उनमें से 90% जो किरणें हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे ना एक्सरे है, बहुत छोटी है, एक्सरे है बिल्कुल छोटी है, गामा है, एक्सरे है, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट है, ठीक, और फिर उसके बाद है जो क्या बोलते हैं, प्रकाश वेव है, वो भी छोटी है, और फिर आगे फिर माइक्रोवेव है, बड़ी आ गई है, रेडियो वेव्स है, वो बड़ी आ गई है, ठीक है। तो यानी लगभग 90% वेव्स जो हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और 10% बड़े वाली इंक्लूड होती हैं। तो इंसोलेशन के अंदर, यानी सोलर रेडिएशन जो है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूरज से आता है, उसके अंदर लगभग 90% जो किरणें हैं वो शॉर्ट वेव वाली होती हैं, और 10%, लगभग 10% ऐसी वेव होती हैं जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। जबकि जो जिसको बोलते हैं अर्थ, रात के, यानी जब अर्थ है गर्म होने के बाद जब एमिट करेगी ना, तो उस एमिटेंस में उसको बोलेंगे हम, जो पृथ्वी छोड़ती है उसको हम नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो शब्द का मतलब होता है भौमिक, पृथ्वी से जो संबंधित हो, भौमिक, भूमि का, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, तो उसको हमने नाम दिया टेरेस्ट्रियल या भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल। तो भौमिक, पृथ्वी से कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, वो ऊर्जा सूरज से आई हुई है, यानी वो कौन सी है, वो एमिटेंस वाली है, पहले जो एब्जॉर्ब किया है उसको एमिटेंस के रूप में, ठीक है, वो वेव के रूप में ही या रेडिएशन के रूप में ही एमिट करता है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, भौमिक, भूमि से जो जाता है, ऐसा रेडिएशन जो भूमि से निकलता है। तो ये कोई ओरिजिनल रेडिएशन नहीं है,
भूमि यानी पृथ्वी सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है ऊर्जा का, लेकिन यहाँ से ऊर्जा निकल रही है। यानी अर्थ एक ऑब्जेक्ट था जो जिसने एब्जॉर्प्शन लिया है और बाद में एमिट किया, तो यानी ये जो रेडिएशन होगा वो एमिटेंस वाला है, ठीक है। लेकिन सूर्य से जो आता है वो सोर्स है, यानी सूर्य स्रोत है ऊर्जा के ओरिजिन का, वहां से ऊर्जा जनरेट हो रही है, ओरिजिन हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। लेकिन पृथ्वी से उत्पत्ति नहीं, बल्कि सिर्फ एमिटेंस हो रहा है। पृथ्वी से जो यहाँ पे वेव्स निकलेंगी या रेडिएशन हो रहा है वो केवल कैसा है, वो केवल एमिटेंस वाला है, ठीक है। अब ये जो निकली है एमिटेंस हो गया। अब यानी ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, सूर्य यानी पृथ्वी से जो एमिटेंस के दौरान ये जो रेडिएशन होता है, किरणें जाती हैं, ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होती हैं। इसमें जितनी भी ऊर्जा, उसमें उल्टा हो गया, 90% जो है वेव्स वो होती हैं वो लंबी वेव लेंथ वाली होती हैं। 90% जो वेव है बड़ी, ठीक है, लार्ज वेवलेंथ यूं बड़े वाली होती हैं, ठीक है। और 10% जो है उसके अंदर, यानी ज्यादातर बड़ी होती है और थोड़ी बहुत केवल 10-1% छोटी वेवलेंथ वाली जो है रेज होती है, ठीक है। तो सूर्य अर्थ से जो एमिटेंस होता है उसमें 90% जो किरणें हैं बड़ी वेवलेंथ वाली होती हैं और केवल 10% ही छोटी वेवलेंथ वाली होती हैं। जबकि सूरज से जो आती है 90% बिल्कुल छोटी वेवलेंथ होती है, ठीक है, और जो है 10% वेवलेंथ ही बड़ी होती है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का। ज्यादातर ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्प्शन करेंगे ना किसी रूप में, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन करेगा फिर वो एमिटेंस भी करेगा। ये दोनों एक तरह से रिलेटेड होंगे, जो एब्जॉर्प्शन करेगा वो एमिटेंस भी करेगा, ठीक है। बाई चांस कोई एब्जॉर्प्शन ना करे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, तो ठीक है, जब उसके पास है ही नहीं एक्स्ट्रा देने के लिए तो वो छोड़ेगा क्या, ठीक है। जिसके पास छोड़ने के लिए हो ना वही तो छोड़ेगा, उसने कुछ लिया ही नहीं तो देगा क्या, ठीक है। तो ये चीज है। तो एब्जॉर्प्शन और एमिटेंस वो साथ के साथ चलते हैं, जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन करेगा तो वो एमिटेंस भी करेगा। तो ऐसा कहा जाता है, जो तो साइंटिफिक टर्म में कल्पना करना, ठीक है। तो इन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने कहा कि इमेजिन किया है या माना है, वो पूर्ण सत्य है या नहीं है वो नहीं पता, उनको भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने कंसेप्ट दिया ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी, ठीक है। और उन्होंने दूसरा कहा व्हाइट बॉडी, ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाइट बॉडी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी का जो कंसेप्ट उसमें क्या कहते हैं कि कोई ऐसी बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट ही है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी पदार्थ, यानी ब्लैक बॉडी वो पदार्थ होते हैं जो केवल जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन, जो केवल एब्जॉर्ब करते हैं,
एब्जॉर्ब, जिनका काम ही एब्जॉर्ब करना, बस एब्जॉर्ब करते रहेंगे करते रहेंगे। तो जो ब्लैक बॉडी होंगे तो वो एक्सट्रीमली टेम्परेचर उनका हाई होगा, क्योंकि वो एमिट जब केवल एब्जॉर्प्शन करेंगे और वापस से छोड़ेंगे नहीं, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो लगातार सिर्फ ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, तो टेम्परेचर यानी एनर्जी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो टेम्परेचर कैसा होगा, तो एक्सट्रीमली हाई होगा। ठीक है, एनर्जी भी एक्सट्रीमली हाई होगी। ठीक है, एक्सट्रीमली का मतलब हम कहेंगे कि असीमित तरीके से, इन्फिनिटी, हमें नहीं पता वो लगातार चलता रहेगा तो फिर लगातार बढ़ती रहे, यानी इनफिनाइटली हाई होगा। ठीक है, दूसरी तरफ व्हाइट बॉडी क्या होती है, और तुमने देखा होगा कि ब्लैक कलर जो होता है, अभी रिफ्लेक्शन का जो तीसरा जो प्रोसेस है, पहला एब्जॉर्प्शन हो गया, दूसरा क्या बोलते हैं एमिटेंस हो गया, और तीसरा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब आपने एनर्जी आ गई है, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हमने कहा ना कि मान लो ये पत्थर था, ठीक है, इस पर एनर्जी गिरी, ठीक है, और इसने वापस भेज दिया। ठीक है, वो मैं थोड़ा डिटेल में बाद में कराऊंगी, अभी बीच में ये थोड़ा, ठीक है। तो इसने इसने इसके ऊपर आई है, इंटरेक्शन हुआ तो है, लेकिन इसने एनर्जी ना तो ली है, साथ के साथ वापस भेज दी। ठीक है, तो साथ के साथ वापस भेज दी, एनर्जी आई तो है, इसके सरफेस पे पड़ी तो है, लेकिन एनर्जी ली नहीं, एब्जॉर्प्शन किया नहीं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किया नहीं तो एमिटेंस का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये आई है, आने तो दी है और उसी हिसाब से जाने दी। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट कर दी। इससे इसके टेम्परेचर में या एनर्जी के लेवल में कुछ अंतर नहीं पड़ा, ना तो कुछ घटा है ना तो कुछ बढ़ा है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बाद में करवाऊंगी, पहले व्हाइट। तो यानी ब्लैक बॉडीज वो होती हैं, आप लोगों ने कलर वाला भी किया होगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर क्या है, हर तरह की एनर्जी को वो लेता है, सोखता है, आने देता। सभी जो कलर्स हैं आपके, सारे के सारे कलर्स को मिला के ब्लैक होता, तो ब्लैक कलर है वो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो सोख लेता है सभी तरह की। ठीक है, तो किसी भी चीज का जितना ज्यादा डार्क कलर होगा, अगर बिल्कुल ब्लैक है तो वो ज्यादा एनर्जी को सोख लेगा। ठीक है, दूसरी तरफ व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर कब दिखाई देता है, जब सभी रंगों की सभी तरह की एनर्जी है रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस भेज दी, ली ही नहीं। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट जब किसी भी तरह की एनर्जी को ले ही नहीं, ठीक है, जितनी भी एनर्जी आई सारी की सारी एनर्जी को वापस भेज दे, तो वो हम तब हमें कैसा दिखाई देगा, तब वो व्हाइट होगा। ठीक है, वो किसी भी तरह की एनर्जी को नहीं ले रहा है। ठीक है, ये कलर्स के वे में बात करें, ठीक है, ये तो कलर के वे में होगी, लेकिन हमने कहा ना कि सारी जो वेव्स हैं या सारी एनर्जी कलर के फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, साउंड वेव्स भी होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स भी होती हैं, माइक्रोवेव्स भी होती हैं, एक्सरे, तो बहुत तरह की वेव्स होती है। लेकिन नाम सीखने, जैसे कि ब्लैक कलर होता है, सभी तरह की एनर्जी, सभी तरह के रंगों की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको सोख लेता है। और व्हाइट जो कलर क्या करता है, जितने भी रंगों की जो एनर्जी है उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, तब व्हाइट होता है। ठीक है, कोई भी विशेष रंग उसने अपने यानी रंग की एनर्जी को रखा नहीं, सारे के सारे को वापस भेज दिया, तब व्हाइट कलर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो व्हाइट बॉडी होती है वो जरा भी, यानी वो थोड़ी सी भी एनर्जी लेती नहीं है, जो भी एनर्जी उसके ऊपर आती है उस सारी की सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। अब इसने कुछ ली ही नहीं, तो ये एक्सट्रीमली, ठीक है, ठंडा होगा। ठीक है, तो जो व्हाइट बॉडीज होंगी वो एक्सट्रीमली ठंडा होगी। ठीक है, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट बॉडीज। ठीक है, तो अब है परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई नहीं है, कोई भी सृष्टि में ऐसा पदार्थ नहीं है जो केवल लेता ही हो, या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो केवल छोड़ता ही हो, हमेशा केवल छोड़ता ही हो। तो ये कहते हैं ना कि ये एक परफेक्ट फिनोमिना है जो होता नहीं है। लेकिन उदाहरण के तौर पे कहा जाता है, जितना भी अभी ज्ञात है, कि जो बोलते हैं ना ब्लैक होल, आपने सुना होगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में क्या है, एनर्जी
होता है ना कि ब्लैक, जब तारे हैं खत्म हो जाते हैं तो ब्लैक होल बन जाते हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेज में ब्लैक होल, तो उसके अंदर सारी एनर्जी समाहित हो जाती है। या फिर तुमको जब बिग बैंग हुआ, तो वो सारा मटेरियल एक जगह था, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक तरह का ब्लैक होल ही था, यानी उसके अंदर ही था सब कुछ। थोड़ी सी जगह थी लेकिन उसी के अंदर सब कुछ था। इतनी थोड़ी सी जगह में ही बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल थी, अनफिनाइटली अवेलेबल थी, असीमित तरीके से। तो ये उदाहरण है, यानी ब्लैक होल, यानी बिग बैंग से पहले जो वो था, जो जिस बिंदु पर सारी एनर्जी या मैटर इकट्ठा था, वो ब्लैक